चलो देखो, कनकेव कन्वेक्स सीख लिया हम लोग, है ना। अब तुम लोग को थोड़ा सा इससे एक लेवल और पढ़ाते हैं। लिखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन। लिखो 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 लिखो, देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ठीक है। जिस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा ना, उसी तरह से आगे जाके मल्टीपल रिफ्रैक्शन भी होगा। मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। और जब भी एक से ज्यादा बनेगा ना, तो आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है। क्या कंसेप्ट, समझना ध्यान से। हम लोग शायद मिरर में पढ़े थे कि अगर ये दो मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर M1 लेते हैं और इसको M2 लेते हैं, याद है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसी से भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में स्पेसिफाई करते थे कि पहला रिफ्लेक्शन किधर से लेना है। तो अगर हमको पहला रिफ्लेक्शन M1 से लेना है पहला, तो याद है इसका एक इमेज बनता था यहाँ I1। फिर दूसरा इमेज M2 के लिए कौन ऑब्जेक्ट का काम करता था, ये I1 करता था ना। तो इसका मतलब मल्टीपल में आपको बस एक चीज याद रखना है कि जो भी पहला रिफ्लेक्शन होगा, पहला रिफ्लेक्शन का जो भी इमेज बनेगा, वो दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट। नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन, इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन acts as a object for second reflection। ठीक है। अब सीधा एक क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, है ना, और घबराना मत। आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखिए। एक कनकेव मिरर दिया हुआ है, इसका फोकस 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे, इसका हाइट है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। सबसे पहले इसका एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फटाफट इसका इमेज पता करो तो कहां बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, किस तरफ होगा, फटाफट जल्दी। रे डायग्राम नहीं दोस्त, आपको आप सिर्फ फॉर्मूले से तुरंत पता करना है क्या डिस्टेंस होगा, कहां बनेगा, किधर होगा, सब कुछ। कैलकुलेशन अपना फास्ट रखना है। साइन कन्वेंशन में किसी को दिक्कत नहीं है ना। हाँ, साइन 60 ना, आंसर में तुम्हारा -60 आ रहा होगा। हाँ, वो माइनस तुम्हारे लिए है कि भैया इधर बन रहा है, यानी कुछ 60 सेंटीमीटर पे बन रहा होगा, यहाँ पे उल्टा बन रहा होगा, देखो तो। थ्री सेंटीमीटर देखो कैसा बन रहा है सबका। मैग्निफिकेशन भी निकाल लो, तुरंत पता चल जाएगा। मैग्निफिकेशन 3 आएगा कि -3 आएगा, -3। और वही मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हो गया, यहां तक सब लोग पहुंचे, पहले ये बताओ। लास्ट बेंच पहुंच गया ना। अब मान के चलो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन ये बोलता कि
यहां पर एक प्लेन मिरर रखा होता, ठीक है, क्वेश्चन समझना, बोलता है कि यहां पर एक प्लेन मिरर है कुछ 45 सेंटीमीटर पे, 45 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करें? सीधा आपको ये एनालाइज करना है। सबसे पहले रे उधर जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? रिफ्लेक्ट होगा तो इमेज बनेगा। अच्छा, इसका रिफ्लेक्टेड रे फिर किधर आएगा? वापस आएगा। फिर इस मिरर से रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। रिफ्लेक्शन होगा मतलब फिर क्या बनेगा? इमेज। फिर रिफ्लेक्शन होगा, यानी यहाँ कितना बार रिफ्लेक्शन होगा? इनफाइनाइट। तो इमेज में कितना बनेगा? इनफाइनाइट। लेकिन आपसे बोला है सिर्फ, लिखिए वहां पर, फाइंड द, अब नया डायग्राम बनाओ फिर से, फाइंड द पोजीशन ऑफ second image formed. Find the position of second image formed. Take first reflection from M1. इसका नाम दे देना M1 और इसका नाम देना M2। फिर से एक डायग्राम बनाओ, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये है, वो है, ठीक है। फिर से डायग्राम बनाओ सब लोग। वो छोड़ो, ये यहाँ तक पहले डायग्राम बनाए हो ना, इसको हमको पहले बताने दो, उसके बाद तुम लोग समझोगे बढ़िया से। इधर देखो, अगर ये मिरर नहीं होता, आराम से समझना, 2-3 बार समझाएंगे, बस एक फैक्ट समझोगे सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट यहां से जाता, रिफ्लेक्ट होकर यहां तक आता, तो ये इमेज बन जाता। मेरे को ये बताओ, क्या इसका लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहां तक पहुंचेगा कि इससे पहले ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा? पहले ही हो जाएगा। अब इसको देखो टेक्निक से कैसे चलना है। सबसे पहले हम M1 मिरर के लिए किसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे और किसको इमेज? M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा और ये क्या बनेगा? इमेज, अगर ये नहीं होता तो। अब मेरे को बताओ, अगर हम M2 को कंसीडर करें रिफ्लेक्शन, कौन ऑब्जेक्ट रहेगा पहले ये बताओ। ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा कि ये वाला? हम नोट में क्या लिखा है? हम क्या लिखा है नोट में? इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट है। तो आपको अभी यहां सोचना है, बने चाहे ना बने, इसका अगर इमेज यहां बनता तो इस मिरर के लिए ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब प्लेन मिरर का खासियत क्या है कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना इमेज डिस्टेंस। मेरे को पहले ये बताओ, अगर ये 45 है, ये 60 है, तो ये डिस्टेंस कितना? 15। तो प्लेन मिरर का खासियत क्या है कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस। तो ये रहा इमेज I2। अब इसको अगर आप सोचो कि नहीं सर हमको इसको समझ में नहीं आ रहा, एक बार रे डायग्राम से समझना चाहें, ठीक है, कोई रे डायग्राम से जल्दी इसको ट्राई मत करना, ठीक है, हम बस एक बार समझा दे रहे हैं। आपको कंसेप्ट यही याद रखना है कि जो पहला इमेज बनेगा वो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट। देखो, सबसे पहले अगर ये मिरर नहीं होता तो यहां से एक लाइट रे, याद है, पैरेलल निकलता, फिर फोकस से पार होके कुछ यहां आता, दूसरा रे कहां से, या फिर ऐसा कर सकते हैं, फोकस से अगर जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा,
तो यानी कि अगर ये मिरर नहीं होता तो एग्जैक्टली ये जाके यहां मिलता। अब प्लेन मिरर क्या करेगा, उसको फिर से रिफ्लेक्ट करेगा। तो मेरे को ये बताओ, यहां पर अगर हम एक नॉर्मल बनाए तो याद है ये वाला ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होगा, और ये 90 डिग्री पे होगा तो ये वापस रिट्रेस हो जाएगा, तो कुछ यहां मीट करेगा। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट है तो ये किसका काम करेगा, इमेज। समझ में आया? तो आपको रे डायग्राम से बिल्कुल नहीं सोचना है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बस इतना टेक्निक याद रखना है कि जो पहला इमेज बनेगा वो किसके लिए काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है। एक चीज और, अगर समझ पाओ तो ठीक, नहीं समझ पाओ तो भी ठीक। M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है? M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है? रियल, क्योंकि एक्चुअल में इंसिडेंट रे मीट कर रहा है। और ये इमेज रियल होगा कि वर्चुअल? रियल, क्योंकि ये एक्चुअल में आके यहां कट कर रहा है। अब इस मिरर के लिए ये बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा? वर्चुअल। क्यों वर्चुअल होगा? क्योंकि इस मिरर के लिए यहां पर लाइट रे जा रहा है कि हमको लग रहा जाएगा, लग रहा है। यानी इस मिरर के लिए ये किसका काम करेगा, वर्चुअल। और ये जो इमेज होगा ये किस कैसा होगा, रियल। ठीक है। आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि रियल है ना वर्चुअल, ऐसे बार बार देखने थोड़ी जाएंगे। तो याद रखना यहाँ कितना बार रिफ्लेक्शन हुआ, अभी कितना बार हुआ, 2 बार। क्वेश्चन में अगर 2 बार आए तो 2 बार, 3 बार आए तो 3 बार। तो याद रखना जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा वो बराबर होता है पहला मैग्निफिकेशन M1 का, दूसरा मैग्निफिकेशन M2, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। पहला मिरर का मैग्निफिकेशन कितना आया था, 3 की -3, -3 इंटू प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है कि -1, +1 इंटू +1, फाइनली कितना आया, -3। माइनस क्या बताता है, रियल। इसका मतलब फाइनल जो इमेज आया वो कैसा आया होगा, रियल। अगर यही 3 बार पूछा कि थर्ड इमेज बताओ तो M1 इंटू M2 इंटू M3, लास्ट में माइनस आएगा तो रियल, प्लस आएगा तो वर्चुअल। उतारो इसको अच्छे से। क्या 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 क्या, मैग्निफिकेशन में प्लस और माइनस, देखो पलटो पलटो सब लिखवाए हैं, देखो वो हाइट में लिखते हैं। पॉजिटिव का मतलब ऊपर, नेगेटिव का मतलब नीचे। चलो इसको उतारो जल्दी अच्छे से। रे डायग्राम बना पाओ तो बनाओ, नहीं बना पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको रे डायग्राम से पढ़ना ही नहीं है। हाँ, 15 सेंटीमीटर का मतलब वो 15 सेंटीमीटर है बस। हाँ, अरे इतना काहे मैथ्स में घुस जाता है, डायरेक्ट दिख रहा 60, दिख रहा 45, माइनस कर दे। ठीक है। एक क्लास 11 का क्वेश्चन दे, सॉरी 12th का। ट्राई करो, बना एकदम बना लोगे, हमको जहां तक उम्मीद है। बस आपको इतना याद रखना है कि पहला रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो उसका इमेज क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट से कर दो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। और देखो तुम लोग अगर गलती होगा तुम लोग से तो सिर्फ होगा साइन कन्वेंशन, और किसी पे गलती नहीं होगा।
चलो, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, क्वेश्चन लिख लो। टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 and find the position of second image formed. चलो ट्राई करो, जो समझ में आए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला रिफ्लेक्शन किससे लेना है? M1 से। तो भूल जाओ कि M2 नाम का कोई चीज है, फिर उसका निकाल लो कहां बनेगा। फिर M1 को भूल जाओ, फिर M2 को सिर्फ देखो। ठीक है, एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप करोगे, आंसर हमेशा आएगा। और साइन कन्वेंशन को कभी मत भूलना। हाँ, वोटिंग। चलो, वोटिंग करने से अच्छा है कि हम लोग एक बार ट्राई सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपको पता भी चलेगा मेरा गलती कहाँ हुआ। सबसे पहला रिफ्लेक्शन कहाँ से लेना है? M1 से। ठीक है, अब देखो, हम एकदम बेसिक्स से बता रहे हैं और तुम लोग सब समझना गलती कहाँ हुआ हम लोग से। इसके लिए लाइट पहले इधर जाएगा, तो इस मिरर के लिए राइट हो जाएगा पॉजिटिव और लेफ्ट हो जाएगा नेगेटिव। इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखे 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसके लिए u -20 होगा और फोकस भी क्या होगा? माइनस। इसको सॉल्व करने पे v का वैल्यू आएगा -60। ये सब लोग निकाले हो? साथ में मैग्निफिकेशन भी निकाल के रख लो। कितना आया? -3। और यही मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां से हाइट ऑफ द इमेज आया होगा -3। ये पिछला ही क्वेश्चन का था। 40 यानी कि यहां पर कुछ होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 20। इमेज नीचे होगा कुछ 3 सेंटीमीटर का। यहां तक सब पहुंचे पहले? चलिए, अब यहां के बाद अब हम लोग आते हैं सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए। अब मेरे को ये बताओ, सेकंड रिफ्लेक्शन जब होगा इस मिरर से होगा, लाइट किधर से आ रहा होगा? आराम से समझो, इस मिरर में लाइट किधर से आएगा? इधर से कि इधर से? इस साइड से आएगा ना। ये जो ऑब्जेक्ट है रियल है कि वो वर्चुअल है? वर्चुअल है, पर एक्चुअल में लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर से आएगा। तो इस मिरर के लिए लाइट इधर से आ रहा है, मतलब ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, अब इसके लिए फिर से इक्वेशन लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब u यहां पोल से नापते हैं। ऑब्जेक्ट इसके लिए किधर है? इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट किधर है? इसी साइड है। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। इज इक्वल टू 1/f। इसका फोकस इसी साइड होता है। हाँ, कन्वेक्स में ऐसे लाइट रे जाता है, इधर चला जाता है, ये फोकस होता है, यही होता है ना। ठीक है, चलिए फिर से आता है। इस मिरर के लिए फोकस इसी साइड होगा, प्लस की माइनस? प्लस। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 1/15 माइनस 1/20, एलसीएम हो जाएगा 60, 4 माइनस 3, तो v इज इक्वल टू,
पहले देख लो आराम से। अरे हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, पहले देख तो लो। v का वैल्यू क्या आया, +60। +60 का मतलब यहां से किधर, इधर ही होगा, तो यहां से 60 सेंटीमीटर दूर चल जाएंगे कुछ यहां। अब ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा वो हमको मैग्निफिकेशन बताएगा। m2 इज इक्वल टू -v/u, माइनस v है तुम्हारा 60 और u है तुम्हारा 20, यही है ना। m2 का वैल्यू आ गया कितना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब टोटल मैग्निफिकेशन अगर हमको निकालना है तो लिखेंगे m1 इंटू -3 इंटू -3, आंसर कितना आ गया, +9। अच्छा +9, तो प्लस आया मतलब लास्ट में रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल। समझ में आया, बहुत आसान है। खाली आपको ध्यान कहाँ देना था कि इसमें आप लोग मार के साइन करने, इसीलिए हम इसीलिए क्या बोले कि आपको साइन कन्वेंशन में ही ध्यान देना है। चलो नोट डाउन करो इसको, ये 12th का क्वेश्चन है, बन गया, बहुत बढ़िया। फिर 12th का यही सब 12th में पढ़ना होता है, हो गया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लड़की लोग में किससे बना, ये वाला आंसर आया था, ये वाला। हाँ तो वही तो बोले, गलती की है ना। सारा खेल साइन कन्वेंशन का ही है, यहां तक में समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्शन ऑफ लाइट देखा करो हमेशा। हो गया, किसी को इसमें जरा सा भी डाउट है तो पूछ सकते हो। सबको समझ में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और कराएंगे, ये क्वेश्चन को एज ए ऑप्शनल लेके चलना। ऑप्शनल इसलिए क्योंकि समझ में आया, हम वही बोल रहे, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो भूल जाना कि सर बताए थे, ठीक है। डिमोटिवेट मत होना, क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को हम ही बनाएंगे, हम ही गाइड करेंगे, तुमको खाली समझना है कि तुम लोग बनाना चाहोगे, बहुत बढ़िया है ना। चलो क्वेश्चन दें, पहले क्वेश्चन समझ लो आराम से। हाँ, मिरर कनकेव, वही डाटा 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, याद ही हो गया होगा, कहाँ बनेगा 60 पे, है ना, याद हो गया होगा, ठीक है। हम डाटा इसलिए दे रहे ताकि ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। क्वेश्चन क्या है समझो आराम से, इधर देखो इधर। अगर हम इस मिरर को ऊपर शिफ्ट कर दे 2 सेंटीमीटर,
ठीक है, पहले मिरर यहां था। अच्छा, पहले मिरर यहां था तो इस ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं इमेज बन रहा होगा। अब अगर हम इस मिरर को 2 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिए, ऑब्जेक्ट यही है, ऑब्जेक्ट को हिला नहीं रहे, इस ऑब्जेक्ट का फिर कहीं इमेज बनेगा। तो जो पहला वाला इमेज बना था और अब जो इमेज बन रहा है, उन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होगा? क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द शिफ्ट ऑफ द इमेज, फाइंड द शिफ्ट ऑफ द इमेज, find the shift of the image if mirror is shifted by 2 centimeter upward. Find the shift of the image if mirror is shifted by 2 centimeter upward. ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि क्लास में मात्र एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो बना सकता है, या नहीं भी कोई हो सकता है। ट्राई करिए, अब दिल पे नहीं लेना ये बात। और ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जीरो का मतलब शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ? कोई हिंट? जीरो नहीं होगा, ठीक है, हम लोग का जीरो आ रहा है इसलिए। चलो देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट समझते हैं, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज -60 पे बनेगा, तो -60 का मतलब कुछ यहाँ, यही इसका इमेज होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी क्या बनेगा? पॉइंट। और ये डिस्टेंस हो गया 60, ठीक है। अब जो समझाना चाह रहे हैं वो समझो ध्यान से। हाँ, इस मिरर को अगर हम 2 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिए तो मिरर ऊपर चला गया। अगर मिरर ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला गया। अब जो नया मिरर है, इसको यहाँ ड्रॉ ही कर लेते हैं। ये समझना, ये पहला वाला मिरर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो अब मिरर कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस मिरर के लिए यही प्रिंसिपल एक्सिस होगा कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऊपर होगा, कुछ ऊपर हो। कितना ऊपर? 2 सेंटीमीटर। बस खेल यही था कि अगर मिरर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी ऊपर कितना शिफ्ट होगा? 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हम छेड़छाड़ कर रहे हैं कि वो वहीं पर है? वहीं पर। तो अब मेरे को ये बताओ कि अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस मिरर के लिए जब हम शिफ्ट कर दिए तो ऑब्जेक्ट ये वाला है। तो अब हम देख अपना दिमाग क्या लगाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हम अपने मन से एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट मान लेंगे कि ऐसा ऑब्जेक्ट है, अपने मन से माने। और हमको पता है कि अगर यहां पर है तो इसका फिर इमेज 60 पे ही बनेगा। 60 पे तो बनेगा, लेकिन
याद है इन्वर्टेड बनता है, और कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। इसका मतलब इसका इमेज कुछ यहां ऐसा बनेगा, और ये 2 है तो ये कितना होगा 6। पर ये वाला तो हम अपने मन से माने थे, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या था, इसका हेड था ना, तो इसका इमेज बोल सकते हैं यहां बना I2, और ये रहा तुम्हारा क्या I1। तो अब बताओ I2 और I1 के बीच कितना दूरी है, 8 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा तुम्हारा, देखो तुमसे बना ना बना ये मैटर नहीं करता है, जब हम समझाएं ये चीज समझ में आए कि हम कैसे डील किए। यही सब 12th में छोटा छोटा चीज पढ़ना है वहां पर जाके। हाँ, ये बस यही दिमाग लगाना था यहाँ। तो अभी इतना 10th में हो तो अभी उतना नहीं खुलेगा दिमाग, तो जैसे ही 12th में जाओगे तो आपको यही सब पढ़ना रहता है बस, और कुछ नहीं। और पता है इस बार जेईई मेंस में क्या क्वेश्चन आया, कि इसी मिरर को तोड़ के 2 टुकड़ा कर दिए, एक टुकड़ा 2 सेंटीमीटर ऊपर, एक टुकड़ा 2 सेंटीमीटर नीचे। तो अब 2 मिरर हो गया, तो 2 मिरर में कितना इमेज बनेगा, 2। तो वो जो 2 इमेज बना, वो 2 इमेज के बीच कितना डिस्टेंस था। ठीक है, तो उतना डिमोटिवेट नहीं होना। इस चीज समझ में आया ना सबको, इसको नोट डाउन कर लो, और ऊपर में लिख लेना जस्ट फॉर फन, है ना, ऐसे मजे, हाँ बस ऐसे मजे के लिए पढ़ रहे थे। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया, फिर बन गया था। ठीक है, बस हम ये बता रहे हैं कि 12th में आपको बस इसी लेवल तक पढ़ना है, जिसका हम लोग 80% हम लोग पढ़ चुके हैं 10th में पूरा। बस 12th में जाके थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, और ऐसा ऐसा चीज बस सोचना और वहां इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ये है न्यू प्रिंसिपल एक्सिस। न्यू प्रिंसिपल एक्सिस, हो गया, आगे बढ़ा जाए। उतार लिया ना सब लोग। एक चीज और लिख डालो, काम आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। लिखो, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्फेरिकल मिरर। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्फेरिकल मिरर, यानी कि अगर कोई भी मिरर रहे और उसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट हो, तो उसका इमेज रुका रहेगा कि वो भी मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्फेरिकल मिरर में, तो उसका इमेज भी मूव करेगा। याद है हम लोग प्लेन मिरर में पढ़े थे कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इमेज भी मूव करता है, और मिरर को भी मूव कराए तो इमेज मूव करता है, दोनों पढ़े थे। यहां पर आपको सिंपल याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करे तो इमेज भी मूव करेगा। तो आपको एक फॉर्मूला बस याद रखना है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये m क्या है, m फॉर मैग्निफिकेशन। ठीक है, दिया रहेगा कि ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है, कुछ नहीं, तो m तो निकाल सकते हैं हम लोग। बस m को यहां पुट करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन करा ही दे इस पे, लिखो क्वेश्चन लिखो जल्दी। वापस डाटा सेम दे देते हैं, 20 सेंटीमीटर, फोकस 15 सेंटीमीटर,
ऑब्जेक्ट जा रहा था इधर कुछ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से। जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें प्लस माइनस बहुत खेल रखता है, इसलिए प्लस माइनस से बच के थोड़ा देखो। इतना देर में तो याद हो ही गया होगा कि इसका मैग्निफिकेशन कितना निकलता है, -3। याद हो गया होगा। अब फॉर्मूले में हम पुट करें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, पहला एक माइनस लिखेंगे, m स्क्वायर का मतलब -3 का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये बताओ राइट साइड जा रहा है कि लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। तो इसको प्लस में लिखेंगे कि माइनस में? माइनस में। अब इसका आंसर कितना होगा? और ये प्लस है कि माइनस? प्लस। इसका मतलब ये इमेज जहां भी होगा वो राइट साइड जा रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग मोटा मोटी रिफ्लेक्शन ना पूरा पढ़ लिए। ठीक है, होमवर्क में शायद दिए कि नहीं, देखिए लिख लो। यूजेस पढ़ना था आप लोग को, दिए थे पिछला बार, बताए थे, लिख लो। यूज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, बुक में एकदम साफ साफ दिया होगा कि भैया कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे गाड़ी जब चलाते हैं तो एक मिरर यूज करते हैं, कौन सा? कन्वेक्स। और उस कन्वेक्स मिरर में देखना एक चीज लिखा रहता है बाइक के मिरर में, ऑब्जेक्ट इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, वो कन्वेक्स मिरर होता है। तो कुछ कुछ यूजेस याद रखना आप लोग, है ना। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये उतार लिया ना सब लोग? रिफ्रैक्शन आज ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से? आज ही कर दें। देखिए बुक देखे तुम लोग का कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर हमको मिल जाए तो देते हैं, क्योंकि टेस्ट में तुम लोग को रिफ्लेक्शन तक ही देंगे। यार नहीं, वहां से आता है। आंसर किया जाता है ना, चेक वैक चेक। आईसीएससी में क्या क्या है? हाँ, तो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे इसके बाद ही जी। रिफ्रैक्शन सब पढ़ाएंगे, लेंस है, प्रिज्म है, जितना है सब पढ़ाएंगे। टेंशन, सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। हाँ, ठीक नहीं है। देखो देखा जाए तो बस आसान है, आईसीएससी टफ है बस, क्या लेकिन चैप्टर्स ज्यादा है। क्या क्या? हाँ बढ़िया बढ़िया। ये पानी वाला है ना, ये रिफ्रैक्शन में होगा। अभी कहाँ पढ़ा है ये सब, टॉपिक ही है देखो ना। लेंस रिफ्रैक्शन, चलो टॉपिक डालो, स्टार्ट ही कर लेते हैं। टॉपिक डालो रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन को बताना चाहोगे? तुम बताओ। हाँ, बस लाइट पास कर गया। एक मिनट, देखिए एक एक करके। हाँ तुम बताओ। एक मीडियम दूसरा मीडियम में जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट ये ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होता है। मीडियम लाइट के पाथ चेंज कर लेता है एक दूसरे किसी मीडियम में जाता है। एक मीडियम एक ऑप्टिकल मीडियम से ऑप्टिकल मीडियम। और कुछ अच्छा बोलना चाहो? हाँ बताओ। प्रोसेस मत बोलो, इट इज अ फेनोमेना। हाँ, हम पूछ रहे हैं कि देखो एक मिनट, हम पूछे क्या कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तुम बता क्या रहा कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। लिखो लिखो, कितना तुम लोग घुमा फिरा के बोल रहे हो। लिखो लिखो लिखो। When a light ray gets deviated, हम लिखो, हम लिख एकदम, बस उसमें एक ही चीज चेंज करना था, लिखो। When a light ray gets deviated while passing through one medium to another medium, कुछ नहीं बोलना है ऑप्टिकल ऑप्टिकल ऐसा कुछ नहीं यूज करना है। When a light ray gets deviated while passing through one medium to another medium, this phenomena is known as refraction. इस घटना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां एक वर्ड आ गया, मीडियम। ठीक है, तो किसी भी मीडियम को समझने के लिए फिजिक्स में कि भाई ये मीडियम है, ये क्या है, तो एक मीडियम को समझने के लिए हम लोग एक टर्म बना दिए, क्या, म्यू, या एन भी बोलते हैं बहुत सारे बुक में, और इसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बताएगा, जैसे कि अगर हम एक बोले, ऐसे तुम लोग को बोले कि एक आदमी हमको दिखा, उसका वेट लगभग 100 केजी के आसपास था, तो तुम्हारे दिमाग में उसका शेप क्या बना कि वो पतला आदमी होगा, नॉर्मल होगा, या थोड़ा मोटा होगा, मोटा हो। उसी तरीके से यानी आदमी का हम लोग मोटापा किससे नापने का स्टार्ट कर दिए, मास से। उसी तरह मीडियम कैसा होगा उसको मैं एक नापने का औजार बना लिए, किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापे कैसे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी कि अब हम नापेंगे कैसे, अच्छा, वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स होता है। और सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहां पाया जाता है, वैक्यूम में। ठीक है, अब वो लाइट किसी भी मीडियम में चला जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, हमेशा घटे। तो कोई भी चीज ऊपर ऊपर ज्यादा होगा कि नीचे ज्यादा होगा, वैल्यू ऊपर ज्यादा होगा ना। वैक्यूम में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है, तो ये वाला हमेशा ज्यादा होगा, ये वाला हमेशा कम होगा। तो कोई भी अगर पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, क्या बोल सकते हैं कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा या बराबर भी हो सकता है। तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू तुमको हमेशा 1 से ज्यादा मिलेगा या 1 के बराबर मिलेगा। कभी कभी एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कितना ले लेते हैं, 1, ये बोल के कि एयर भी एक तरह से क्या है, वैक्यूम। समझ में आया सबको? इसको पहले नोट डाउन करो। तो आज के बाद मीडियम कितना डेंसर होगा ये कैसे पता चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका मीडियम उतना डेंसर होगा। इसको म्यू बोलते हैं, या फिर एन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने का तरीका, इसे लिखे हो इसको कभी पहले,
लिखे हो ना? ये जो यू ऐसे लिखते हैं ना, तो बस यहां से ऐसे एक हटा देना बस, और कुछ नहीं है। हाँ। तुम लोग को हम जितना पढ़ा दिए ना 10th क्लास में, तुम लोग कभी भी किसी से मैच करोगे ना, कोई भी अगर तुम्हारा दोस्त वगैरह होगा, तो तुम लोग को लगेगा कि तुम लोग बहुत ज्यादा मतलब कंटेंट पढ़ लिए। लेकिन पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने से होता है। हम पढ़ाने का तो बहुत कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन तुम लोग कितना पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। हम कितना था? वी ए सी डबल यू? ना ना, मेरा इंग्लिश पे भरोसा मत करना है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। तो म्यू का एक फॉर्मूला हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब लाइट डुअल नेचर का होता है, पार्टिकल और वेव। तो कोई भी वेव होता है, याद है ऐसा वेव होता है लाइट, तो उसका एक स्पीड होता है v, उसका एक वेवलेंथ होता है लैम्डा, और उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है? और फ्रीक्वेंसी f, लैम्डा v। इस v, लैम्डा और f में एक रिलेशन होता है। याद रखने का हम तरकीब बता देते हैं, ठीक है, कि कभी जिंदगी में ना भूलो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बताए होंगे शायद, पता नहीं। इन तीनों में से कौन स्पीड है? v। यहाँ डिस्टेंस क्या है? लैम्डा। और 1/t कोई f बोलते हैं, तो इसको लिख देंगे इंटू f। तो एक फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू f। इसको नोट डाउन करो सब लोग। तो कभी भी अगर भूल जाओ तो ये टेक्निक याद रखना कि सर कैसे लिखवाए थे। उसके बाद नोट में एक चीज लिखना है, लिख लिया यहां तक? चलो, तो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड चेंज होगा कि वही रहेगा? चेंज होगा। स्पीड चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी लिखिए नोट में, इसीलिए हम लिखवाना चाहें। लिखिए, frequency of light does not change, frequency of light does not change while passing through one medium to another medium. Frequency of light does not change while passing through one medium to another medium. और इसका रीजन भी लिख लो, बिकॉज frequency depends on source, because frequency depends on source। कोई पूछे तो ये चिपका देना लाइन, ठीक है? तो अब मैथ्स के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो v चेंज होगा, f चेंज। तो अगर v चेंज हो रहा है मैथ्स के हिसाब से और f वही है, तो लैम्डा को चेंज। भैया मैथ्स मैथ्स इसीलिए मैथ्स को लिख रहे हैं कि f तो कांस्टेंट है बेचारा, f कुछ नहीं चेंज हो सकता है। तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो हमको पता है स्पीड तो पक्का चेंज होगा। तो मैथ्स के हिसाब से अगर v चेंज होगा और f अगर कांस्टेंट है तो लैम्डा को चेंज होना होगा। नेक्स्ट लिखिए, wavelength changes when light passes through one medium to another medium।
ठीक है। अब अगर ये μ1 है और अगर ये μ2 है, और अगर तुमसे कोई पूछे कि μ1 बाय μ2 का रेशियो क्या होगा, मान के चलो लाइट यहां से ऐसे आया और ये ऐसे चला गया, यहाँ का स्पीड v1, यहाँ का स्पीड v2, यहाँ का λ1 और यहाँ का क्या λ2, फ्रीक्वेंसी दोनों जगह सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। बताओ μ1 बाय μ2 का, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम लोग c से डिनोट करेंगे, डिवाइडेड बाय, और यहाँ का स्पीड ऑफ लाइट कितना है v1 होल डिवाइडेड बाय, फिर μ2 को क्या लिखेंगे c डिवाइडेड बाय v2। बताइए इसका क्या आएगा, v1 बाय v2 की v2 बाय v1? तो याद रखना है कि μ1 बाय μ2 किसके बराबर होता है, v2 बाय v1। और एक चीज, v किसके बराबर, लैम्डा इंटू एफ, तो v2 को लिख सकते हैं λ2 इंटू एफ, और इसको लिखेंगे λ1 इंटू एफ, एफ एफ क्या हो गया कैंसर। तो आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखना है कि μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू v2 बाय v1 इज इक्वल टू λ2 बाय λ। इसको नोट डाउन कर लो। कभी कभी तुमको दिया रहेगा कि लाइट का वेवलेंथ ये है तो μ1 μ2 रेशियो ऐसा पूछा जाएगा, तो आपको ये वाला टेक्निक याद रखना है कि कैसे यूज करना। ठीक है, कौन सा अभी वैक्यूम, वैक्यूम कुछ नहीं, ये कोई मीडियम है, कुछ भी हो सकता है, ये मीडियम यहाँ हो सकता है वाटर, ये हो सकता है ग्लास, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक समझ आया? अच्छा अब हम इसको देखो, यहाँ μ1 और v1 डायरेक्टली कि इनवर्सली, इनवर्सली, यानी म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड और म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये भी लिख लो। ठीक है, हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, आंसर अपना लिख के चुपचाप बैठना है, किसी से डिस्कस कुछ नहीं, ठीक है ना? लिख लिए इतना तक? लो लिख लो, लिख लो। ये रहा μ1 और ये रहा μ2। एक लाइट कुछ ऐसे आ रहा था, ठीक है, हाँ लाइट वेव होता है ना, ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। लाइट ऐसे आया, μ1 में ऐसा दिखा, μ2 में लेकिन ऐसा दिखा, तो आपको इस फिगर से बताना है, ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं है। लास्ट, ठीक है, अपना आंसर अपने पास। वो रहा 4 ऑप्शन। कि इस डायग्राम को देख के क्या इन चारों ऑप्शन में हम कोई ऑप्शन टिक कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो टिक करके बैठे रहना है। चलो हो गया सबका, वोटिंग करा लें। कितने लोगों का कहना है फर्स्ट ऑप्शन?
पहले डर गया वो बेचारा, देखा कोई नहीं है, छोड़ दिया वो। चलो फर्स्ट ऑप्शन में कोई नहीं है। सेकंड ऑप्शन अच्छे से उठाओ, एकदम कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस है। तीन इधर तीन इधर, तीन तीन छह। चलो ठीक है। थर्ड बराबर होगा, है तुम्हारा, ठीक। फोर्थ हम नहीं बता सकते हैं, निकाल ही नहीं सकते हैं कि पता नहीं क्या क्या दिया है, डाटा इनसफिशिएंट है, और कुछ होता तो निकालता। ठीक है, तो 6 लोग का आंसर यहाँ है, एक लोग का यहाँ है। ठीक है, बाकी लोग को पता ही नहीं चल रहा है क्या आंसर होगा। ठीक है, आंसर समझना ध्यान से। ये एक वेव नेचर दिख रहा है, तो वेव में हम इतना तो देख सकते हैं, याद है यही वेवलेंथ होता है। तो अगर हम इसमें बोले लैम्डा 1 और इसको बोले लैम्डा 2, लैम्डा 1 बड़ा कि लैम्डा 2 बड़ा? और म्यू और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इनवर्सली? इनवर्सली। तो जहां का लैम्डा ज्यादा है वहां का म्यू कम है, तो म्यू कम हो गया, इसका मतलब सेकंड खत्म हो गया। कहाँ, बताओ कितना आसान था। फिर अभी हम नोट में क्या लिखा है तेरे को, कहाँ दिख रहा है? वेव में जब भी वेव एक प्लॉट होता है ना, तुम जो पूछ रहे हो समझो ध्यान से, जब भी वेव प्लॉट होता है, ये वाला जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, ये जो होता है ना, ये डिस्टेंस बताता है लैम्डा, और ऊपर वाला ये बताता है उसका एम्पलीट्यूड। टाइम का तो यहाँ मतलब ही नहीं रहता क्या। ये क्रेस्ट और ये ट्रफ। अच्छा, ये लॉजिक समझ में आया ना सबको? फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अच्छा, कभी कभी बहुत सारे कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं ना, म्यू 1 बाय म्यू 2, इसको कभी कभी ऐसा लिखा जाता है, देखो लिखने का तरीका समझना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये नोट डाउन कर लो, कहीं गलती ना हो जाए बस। कभी भी तुमको ये निकालने आए चाहे ये निकालने आए, तो इसका फॉर्मूला ये होता है म्यू 1 बाय म्यू 2, और इसको पढ़ा ऐसे जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 हाँ जी, क्या काटेगा ये यहाँ पे ना, हाँ दिखा ना, ये 1 और 2 छोटा का है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा कुछ नहीं, ये लिखने का बस एक तरीका है कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 को ऐसे लिखते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 1 2, जो भी लिखो। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर धीरे 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 लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, और देखते हैं जहां तक पढ़ पाए। हाँ, सब पढ़ेंगे, लेंस, पावर, प्रिज्म, सब कुछ टोटल।